Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे, एक बार फिर से सारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से इन द क्लास ऑफ इंग्लिश विद मी, यानी कि अमित महिंद्रास। जी हाँ, सारे बच्चों का भैया स्वागत है और शुक्रिया है एक बार फिर से तहे दिल से सेशन को ज्वाइन करने का। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, एक बार फिर से घड़ी ने बजा दी है ठीक 11:30। जी हाँ, ठीक 11:30 आपका हो चुका है और सेशन का टाइम यहाँ पर हो चुका है और बहुत सारे बच्चे हैं हमारे अभी फिलहाल लाइव हो चुके हैं और बहुत से लोग लाइव होने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट के साथ, जी हाँ प्यारे बच्चों, जितने लोग यहाँ पर फिलहाल अभी लाइव हो चुके हैं, जल्दी से काम करें, फटाफट शेयर कर दें लिंक को, ताकि और भी लोग सेशन को ज्वाइन कर सकें भैया। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत सेशन की यहाँ पर करते हैं। और आपको पता है कि शुरुआत हमेशा हमारी किस चीज से होती है? जी हाँ प्यारे बच्चों, वोकैब से होती है। हमेशा हमारे सेशन की शुरुआत वोकैब से होती है। वोकैब्स की इंपॉर्टेंस, वोकैब्स की वैल्यू जो कि हम लोग जानते हैं, हमेशा हमको पता है और हमेशा मैं इस बात को हमेशा कहता रहूंगा। वोकैब्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर ले जाएं, अगर वोकैब्स को आपने स्ट्रेंथन कर लिया ना भैया, तो फिर स्कोर करना इंग्लिश में हो जाता है बहुत ही आसान। चलिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम करते क्या है, हमेशा अपने प्यारे बच्चों के लिए लेके हमेशा आते हैं 5 वर्ड्स, यानी कि एटलीस्ट 4, 5 और 6 वर्ड्स डेली हम ट्राई करते हैं अपने बच्चों को नया सिखाने का, जिसके थ्रू शायद वो जो सागर है ना, वो जो गागर है ना, किसकी गागर वो शब्दकोश वाली शायद आपकी भर रही है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे शुरुआत से ही रिक्वेस्ट कर रखी है कि जो भी वोकैब्स आप डेली बेसिस पे मेरे सेशन में आप देखते हैं ना, मैं मानता हूं कि आपके पास वो डिजिटल फॉर्म में होगी, बट ट्राई करिएगा उसको थोड़ा सा अपने एक डायरी में लिखने का, थोड़ा सा बेटर रहता है अगर आप उसको लिख लेते हैं। ठीक है भैया, तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी वर्ड मीनिंग्स डेली बेसिस पे सेशन में आप देखते हैं ना, उसको जरूर आप डायरी में कहीं मेंशन किया करो। और आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, केवल आपको डायरी में मेंशन करना है। तो शायद आपको फिर ये वर्ड आपको जब भी कभी किसी एग्जाम में कहीं पे भी मिलेगा, तो शायद आप इसको जज कर पाओगे उसकी मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग यहाँ पर लाइव में शुरुआत करते हैं सेशन की, सबसे पहले आज के कुछ वोकैब्स के थ्रू। जी हाँ, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों हमारे यहाँ इस सेशन में आज का जो वर्ड मीनिंग्स है, जो ये जो क्वेश्चन है सेशन का पहला जो कि हमेशा होता है, वो है क्या। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड प्यारे बच्चों आपका लिखा है फॉपी। ठीक है, फॉपी आपका एक वर्ड लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, और बताना है कि फिर भाई इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको बताना है कि फॉपी वर्ड का सिनोनिम्स इसमें से कौन सा वर्ड है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, फॉपी, इसे फॉपी पढ़ते हैं और ये एक आपका वर्ड है जो कि प्यारे बच्चों आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, और बताना है कि इसका सिमिलर यानी कि इसका सिनोनिम वर्ड कौन सा है। फॉपी, राइट, हियरसे है, इसे पढ़ते हैं आप हियरसे, राइट, ब्रूट या बोल्स्टर या कैनर्ड, इनमें से कोई एक वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों जो इस एक में नहीं कहता, बिकॉज ऑप्शन अगर आप देख पाएंगे, ऑप्शंस आपके नीचे अवेलेबल हैं, तो इनमें से चारों में से कोई एक वर्ड होगा, ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि नीचे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आउट ऑफ दिस 4 वर्ड्स, फॉपी का जो सिनोनिम होगा, ओनली ए, क्या वो केवल एक होगा, केवल ए वाला वर्ड होगा, या ओनली ए एंड बी होगा, या ओनली सी होगा, या ए बी एंड डी होगा। और हाँ, सबसे खतरनाक बात नीचे दिखाई पड़ रही होगी, आप शायद देख पा रहे होंगे, देखो 5th ऑप्शन में क्या मेंशन्ड है, नन ऑफ दीज, ऐसा भी होने के चांसेस हैं, बिकॉज ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि शायद फॉपी का जो सिनोनिम जो पूछा जा रहा है आपसे, शायद इन चारों वर्ड्स में से नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि नहीं भी होने का चांस जो है वो कहां से बन रहा है, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 5 से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कोई भी आपका होगा, चाहे फिलर्स का हो, फिलर्स का शायद नहीं आता अक्सर, लेकिन हाँ क्लोज टेस्ट वगैरह का, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर मिले जिसमें ये 5th ऑप्शन है कुछ ऐसा लिखा हो, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव, ये ऐसा करके अगर है, तो इसको भी फोकस थोड़ा सा किया जाना चाहिए, बिकॉज अगर ये ऑप्शंस में अवेलेबल है तो इनकी भी एग्जिस्टेंस, इनकी भी इंपॉर्टेंस तो हो सकती है। फिलहाल आप सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे शायद आंसर भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर भी करना शुरू कर दिए, बट देखते फिलहाल अभी किसका आंसर सही है मेरे प्यारे बच्चों, किसका आंसर सही होने वाला, यानी कि फॉपी वर्ड का सिनोनिम कौन सा बच्चा बिल्कुल सही देने वाला है। जरा देखिए प्यारे बच्चों,
फॉफी का मतलब पता है क्या होता है, मैं बता दूं आपको। फॉफी, सॉरी दिस इज नॉट एडजेक्टिव, फॉफी इज अ नाउन। प्यारे बच्चों ये नाउन है, नॉट एडजेक्टिव, पहली बात तो ये। तो फॉफी इज अ नाउन, और समझो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूमर। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है रूमर। रूमर मतलब अफवाह होता है, जो चीज हम सुनते हैं या जो कोई चीज बोलता है, अगर हम ही बोलते हैं या अगर हमने कुछ सुना, स्पेशली अगर आपने कुछ सुना और अगर वो सब्सटेंशिएट नहीं है, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, अगर वो चीज क्लियर मतलब स्पष्ट नहीं है, वो चीज अगर आपकी सत्य नहीं है ना, तो उसे आप कहते हैं रूमर। तो रूमर मीन्स हिंदी में आप इसे अफवाह कहते हैं। तो फॉफी इज अ नाउन, दैट मीन्स रूमर मीन्स हिंदी में अफवाह कहते हैं। एक चीज यहां पर कंफर्म हो पा रही है प्यारे बच्चों कि फॉफी का मतलब जब अफवाह हो गया, तो फिर अफवाह शब्द जो कि पूछ रहा है, तो कितने और शब्दों का इन चारों में से अफवाह यानी कि रूमर मतलब होता है। रूमर कितने और शब्दों का मतलब होता है, और आपको ऑप्शंस इन चारों शब्दों के थ्रू नहीं करना है, बल्कि आप नीचे अगर ऑप्शन देखेंगे तो इन ऑप्शंस के थ्रू आपको आंसर करना है। क्या रूमर जो कि फॉफी का मीनिंग है, क्या वो ओनली ए का मतलब है, क्या वो ओनली ए और बी दोनों का मतलब हो सकता है, क्या ओनली सी का है, या फिर ए बी डी तीनों का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हियर से क्या पढ़ेंगे, हियर से, नॉट हियर से, इट्स अ हियर से। ये भी एक नाउन है और इसका भी मतलब होता है रूमर। जी हाँ प्यारे बच्चों, यानी कि आप ये कह सकते हैं, नाउ वी कैन से हियर से इज आल्सो अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉफी। तो फॉफी यानी कि रूमर, और हियर से भी इसका एक सिनोनिम निकला। ब्रूड की बात कर लें प्यारे बच्चों, ब्रूड इज आल्सो अ नाउन, बिल्कुल नया शब्द शायद आपको लग रहा होगा, है भी ये, और ये भी प्यारे बच्चों फॉफी और हियरसे का सिनोनिम है, इसका मतलब भी रूमर होता है। नेक्स्ट आपका है बोल्स्टर। समझिए प्यारे बच्चों, बोल्स्टर इज नॉट अ नाउन, दिस इज अ वर्ब। आप समझो सर इसका मतलब क्या होता है, सर जरा बताइएगा। यस लिसन प्यारे बच्चों, बोल्स्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट, यानी किसी को सपोर्ट करना। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना, या किसी को थोड़ा सा मजबूत बनाना, या आप कहते हैं स्ट्रेंथन करना। जी हाँ बच्चों, शायद आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, बोल्स्टर इज नॉट अ नाउन, दैट इज अ वर्ब एंड दैट मीन्स टू सपोर्ट, यानी किसी की सहायता करना या किसी को स्ट्रेंथन करना, किसी को मेक स्ट्रॉन्ग करना, ये होता है बोल्स्टर का मतलब, जो कि इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आपका लास्ट ऑप्शन है कैनर्ड। जी हाँ, कैनर्ड इज आल्सो अ नाउन, और सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों, कैनर्ड का मतलब भी होता है रूमर। तो आप शायद रूमर के कई शब्दों को एक साथ देखे होंगे। रूमर मींस अफवाह, यानी कि फॉफी या हियरसे या ब्रूड, या फिर आपका कैनर्ड, यानी कि ए बी और, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए वाला भी हुआ, बी वाला भी हुआ और डी वाला भी हुआ। ऑप्शन इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर कौन सा हुआ, 4th हो गया भाई, ए बी एंड डी, क्योंकि फॉफी का मतलब दैट इज अ नाउन, रूमर हो गया, और हियरसे, ब्रूड एंड कैनर्ड इन तीनों शब्दों का मतलब भी अफवाह हुआ। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी एंड डी। ये तो रहा सेशन का पहला क्वेश्चन, जिससे कि शुरुआत हमारी हमेशा होती है, हर समय होती है। चलिए, तो शायद आपको ये नया वर्ड जो कि शायद आपको 4 रूपों मिला होगा, यानी कि 4 न्यू वर्ड्स आपको शायद मिले होंगे। देखो रूमर तो बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है, रूमर कॉमन सा वर्ड है अफवाह के लिए, लेकिन हाँ फॉफी, हियरसे, ब्रूड एंड कैनर्ड ये शायद आपके लिए कॉमन नहीं होंगे। चलिए, तो इन शब्दों के साथ आइए बढ़ते हैं और देखते हैं सेशन में हमारे आज क्या खास है। तो प्यारे बच्चों, कल के सेशन यानी कि जो सेशन हमारा कल का हुआ था, उसमें एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन आपका था कॉमन एरर्स का, जो कि प्यारे बच्चों आपका होमवर्क था, जो हमने आपको दिया था। ठीक है, और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो कल का जो सेशन का था, और बाकी हमने 4 सेंटेंसेस और भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन का ये सेट आपका पहला आपके सामने स्क्रीन पर है सेशन का आज, जो है स्पॉटिंग एरर्स का। ये रहा आपका फर्स्ट सेंटेंस, और अब आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए प्यारे बच्चों, और जल्दी से मुझे बताइए। हालांकि मेरे कई सारे बच्चों ने इसका आंसर, जैसे कि सरिता ने भी इसका शायद आंसर दिया था, सिंपल ने भी इसका आंसर देने का प्रयास किया था, और अहेली ने भी इसका आंसर जरूर दिया कॉमेंट बॉक्स में आके। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों कि आपने इस क्वेश्चन को प्रयास किया आंसर करने का। अब सुनिए, समय आ गया है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या होगा। कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूं कई लोग इसका आंसर भी कर रहे हैं, शायद देखते हैं किसका आंसर सही है किसका नहीं है। द वेसल्स एमिनेंट डिपार्चर फ्रॉम कुशीरो on the northern islands of
Hokkaido to kill whales drew condemnation as Japan and its pro-whaling Prime Minister Shinzo Abe prepared to host G20 leaders in Osaka. ठीक है, ये आपका सेंटेंस हुआ। आइए देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। फिलहाल कई बच्चों ने आंसर, अहिली ने शायद एक आंसर दिया था और अहिली ने इसमें 2 आंसर दिया था, जो कि एक तो सही था कि सर एमिनेंट की जगह पे इमिनेंट होगा। जरा समझिएगा क्या होता है ना, अभी शायद आप पे एक क्वेश्चन कल शायद सेशन में हुआ था इस पे। एक होता है आपका वर्ड एमिनेंट प्यारे बच्चों, और दूसरा आपका वर्ड होता है इमिनेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल सेम है, बट दे आर नॉट सेम वर्ड। लिसन, मीनिंग ऑफ एमिनेंट जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, राइट, समथिंग और समवन विच इज और हु इज इंपॉर्टेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट, द वन हु और विच हैज वैल्यू, इसे आप कहते हैं एमिनेंट। और शायद कल के सेशन में ये वर्ड आया था तो मैंने आपको इसकी हिंदी बताई थी प्रख्यात। प्रख्यात मीन्स सुविख्यात, जी हाँ प्रख्यात, या आप इसे कह सकते हैं सुविख्यात। इन सबका मतलब होता है द वन हु इज पॉपुलर, राइट। जरा देखिएगा क्या डिपार्चर, यानी किसी से सेग्रीगेशन, किसी से जब आप अलग होते हैं, कोई अलग होता है तो क्या वो एमिनेंट हो सकता है क्या? डिपार्चर कैन नॉट बी एमिनेंट। ध्यान रखिएगा, जैसे होता क्या जब कोई घटना घटित होने वाली होती है। अगर हम सीधे इस वर्ड पे आए, कौन सा वर्ड आपका भैया? इमिनेंट। जरा समझिए इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल दिस इज आल्सो एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है शुद्ध हिंदी में अगर बताएंगे तो सन्निकट। What is सन्निकट मतलब क्या होता है? The thing or the incident which is just about to happen, which is just about to happen and for sure, जो चीज निश्चित रूप से बस बिल्कुल होने ही वाली है, in future is called imminent। जी हाँ, और वही यहाँ पे सुटेबल भी है। सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसकी बन रही है वो प्रख्यात सुविख्यात को ना लेकर के बल्कि बन रही है कि वो जो डिपार्चर आपका खुशीरो का से होने वाला है, क्या है वो? बिल्कुल सन्निकट है, बिल्कुल समीप है, राइट। तो जहां पे एमिनेंट है यहां पे होगा आपका इमिनेंट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। एक चीज और समझिएगा, इसे आपका हो गया आंसर। यहां पे अहेली एक बच्चे ने बोला था सर यहां पर एक मिस्टेक और लग रही थी उसको कि सर ऑन की जगह फ्रॉम होगा शायद। जरा समझिएगा, द वेसल्स इमिनेंट डिपार्चर कहां से? फ्रॉम खुशीरो, यानी कि एक बार फ्रॉम आ गया कि खुशीरो इज आई थिंक इज अ प्लेस नेम, और यहां से जो उसका डिपार्चर बिल्कुल सन्निकट है, तो एक बार फ्रॉम आ गया। जैसे मैंने कहा कि भाई मुंबई से जो मेरा प्रस्थान है, जो डिपार्चर है, तो मुंबई से माई डिपार्चर फ्रॉम मुंबई, तो फ्रॉम तो एक बार जब आ गया, और फिर कहां, फिर इसके बाद कहां जाना होगा? ऑन द, भाई प्रस्थान होगा तो कहीं ना कहीं किसी चीज किसी जगह के लिए होगा ना, तो वो कौन सी जगह के लिए जा रहे हैं आप? किस जगह के लिए आप जा रहे हैं? तो ऑन द नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ होकाइडो। मतलब ये है कि खुशीरो से प्रस्थान जब होगा तो कहां जाके भाई रुकेंगे? ऑन द नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ। ठीक है, तो फिलहाल यहां बच्चा जो ऑन आपका है ये आपका सही है, इसमें मिस्टेक आपकी नहीं है। चलिए, तो प्यारे बच्चों सेशन का ये पहला सेंटेंस हुआ कॉमन एरर्स का। शायद आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो फटाक से बेटा मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं भाई सेशन का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, इस समय मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं द क्लास ऑफ इंग्लिश विद मी, और उसमें डिस्कशन चल रहा है कॉमन एरर्स के बेहतरीन से क्वेश्चन का। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। जितने बच्चे सेशन को भी लाइव हुए हैं, जो लाइव चल रहे हैं फिलहाल, भी उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया जल्दी से सेशन को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गूगल अपॉल, एक सेकेंड, ये APPALLD, बता इसका मतलब क्या होता है? अपॉल, पढ़ते हैं अपॉल्ड। गूगल अपॉल अगेंस्ट द ऑर्डर सेइंग द रूलिंग कुड कॉज इट इरेपरेबल हार्म एंड रेपुटेशनल लॉस। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां जो वर्ड आपका लिखा है अपॉल, जिसको पढ़ते हैं, अब ये वर्ड यानी कि पूरा सेंटेंस, अब देखो क्या है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम बन सकता है। हालांकि ये भी क्वेश्चन आपका स्पॉटिंग एरर्स का भी है। कभी कभी करते क्या है ना कि सेंटेंस पूरा लिख देंगे और उसमें डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं उसी सेम सेंटेंस को जो है इसके बिलो ऑप्शंस के थ्रू। आप समझिएगा, काम वही करना है भाई। सेंटेंस यहां सिंपल से ऊपर लिख दिया और नीचे डिवाइड कर दिया गया, इसी सेंटेंस को ब्रेक कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट गूगल अपॉल्स अगेंस्ट, सेकंड आपका हो गया द ऑर्डर सेइंग द रूलिंग, थर्ड हो गया कुड कॉज इट इरेपरेबल हार्म एंड रेपुटेशनल लॉस।
अब बताना है फिर भाई कौन सा फ्रैगमेंट। देखिए फ्रैगमेंट आपका सेंटेंस का नीचे यहां पर अवेलेबल है, इनमें से कोई एक ऐसा फ्रैगमेंट है, कोई एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट है जो ग्रामेटिकली मिस्टेकन है या कॉन्टेक्चुअली मिस्टेकन हो सकता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा पांचवा नो एरर। आइए चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से आखिर क्या इसका आंसर है। मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा, इसमें जो वर्ड आपका है APPALLED अपहोल्ड इसे पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। समझो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हॉरिफाइड। क्या होता है, हॉरिफाइड एंड डिसगस्टेड, ठीक है ना, एंड डिसगस्टेड यानी कि ऐसी कोई चीज जिसे आप, जो भयानक हो, जो मतलब डराने वाली हो, जो डराने वाली हो यानी कि हॉरिफाइड हो और डिसगस्टेड हो, और जो आपको सरप्राइज कर दे, जो आपको सरप्राइज भी कर दे, उसे आप कहते हैं अपहोल्ड, राइट। अब ये वर्ड, क्या ये वर्ड कॉन्टेक्चुअली सेंटेंस में सुटेबल है क्या ये अपहोल्ड जो वर्ड है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या ये सुटेबल है, एप्रोप्रिएट है क्या? शायद आप कहेंगे नहीं सर नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आगे अगेंस्ट लिखा हुआ है। पहली बात तो ये अपहोल्ड जो है अगेंस्ट को फॉलो बिल्कुल नहीं करता है, और अगेंस्ट क्या बता रहा है कि अगेंस्ट कुछ आपको बता रहा है कि हाँ इसका ये मतलब वर्ड रॉन्ग है, तो सही क्या होगा? प्यारे बच्चों गूगल ने अपील की अगेंस्ट द ऑर्डर, तो जहां पर अपहोल्ड है यहां पे आप यूज करेंगे अपील्ड का, ठीक है प्यारे बच्चों। अपील्ड यानी कि यहां पे आपका वर्ड अपील्ड होगा अपहोल्ड की जगह पे। एक चीज समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके कॉमन एरर्स में ही काउंट होंगे, यानी कि जो इसमें एक कोई शब्द ऐसा होगा शायद आपका वो कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट होगा, और शायद आपको ये आइडिया होगा कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस कई सारे करवा दिए हैं आपको, मतलब ये सिखाने, ये बताने के लिए कि कॉमन एरर का जो क्वेश्चन बनता है नॉट ओनली बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल टर्म्स, sometimes that you may have such questions in this way also, यानी कि सेंटेंस में कोई एक वर्ड आपका जो इनएप्रोप्रिएट होता है उसको सही करना होता है, तो वो भी आपकी एरर में ही काउंट होगी। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा अपहोल्ड वर्ड जो कि बिल्कुल कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल यहाँ पर इनकरेक्ट है, और उसकी जगह आपका होगा अपील्ड, यानी कि गूगल ने अपील की, तो अपील इज द राइट वर्ड ओवर हियर इफ वी सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कौन सा पार्ट गलत है, तो प्यारे भैया पहला ही फर्स्ट जो फ्रैगमेंट आपका है गूगल अपहोल्ड की जगह गूगल अपील्ड होगा, तो फर्स्ट फ्रैगमेंट इज एरोनियस, यानी कि आपका आंसर हुआ सेंटेंस नंबर सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट गूगल अपील्ड होगा अपहोल्ड की जगह। एक बार फिर से मैं पूछूंगा आपसे, शायद ये चीज आपको भैया क्लियर हो गई होगी, मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और अगर आपको चीज क्लियर है भैया फट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेशन में हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, इस समय आप देख रहे हैं द क्लास ऑफ इंग्लिश, और उसमें पढ़ रहे हैं क्या, कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। एरियाज ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूड एफर्ट्स टू कॉम्बेट इंक्रीज्ड मिलिटेंट एक्टिविटी इन द रीजन आफ्टर डेड सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट इन श्रीलंका इन अप्रैल। एक बार फिर से आई वुड लाइक टू से द सेंटेंस इज गिवन हियर। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस को डिवाइड भी किया गया है, उसी सेंटेंस को जो आपके डिवाइड जो किए गए थे, जो पार्ट्स आपके हैं उन्हीं को नीचे फिर से मेंशन कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, बात वही करनी है। यानी कि देखो वही सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है, वही यहाँ पे पार्टीशन में है, वही यहाँ पे नीचे भी लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट एरियाज ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूड एफर्ट्स टू, सेकेंड है कॉम्बेट इंक्रीज्ड मिलिटेंट एक्टिविटी इन, एंड थर्ड है द रीजन आफ्टर अ डेड सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट इन श्रीलंका इन अप्रैल। बताइए प्यारे बच्चों इसमें कौन सा एक फ्रैगमेंट है, कौन सा सेंटेंस का एक पार्ट है, ऐसा सेगमेंट है जो आपका एरोनियस है। हालांकि सेंटेंस काफी इजी लग रहा होगा आपको, है इजी, ठीक है, और ये सेंटेंस आपका लिया गया है टॉपिक एडजेक्टिव से, शायद अगर आपको वो टॉपिक क्लियर होगा। और इसी पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं बता दूं आपको पर डे कम से कम एक सेंटेंस तो 5 में से इस पे जरूर होता है। देखिए क्या है यहां, पता है मिस्टेक किस में है, मिस्टेक जो आपका है, मिस्टेक वाला पार्ट आपका सेकंड देखो, कैन नॉट इंक्रीज्ड मिलिटेंट एक्टिविटी इन द रीजन आफ्टर डेड सुसाइड बॉम्ब। एक चीज बताइएगा, अगर कहीं पर लिखा हो रियल, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सा करवा दिया है, रियल इंपॉर्टेंट थिंग, ये अगर लिखा होगा तो ये सही होगा क्या, ये सही होगा क्या? देखो पहली बात तो यहां पर क्वेश्चन ये है
कि जैसे यहां पे लिखा है रियल, रियल इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब एक चीज समझिएगा। पहला तो क्वेश्चन ये कि अगर सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एक साथ यूज होते हैं, जैसे सुना होगा शायद आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड आइडिया, तो क्या होता है, एक तो क्वेश्चन आपका समटाइम्स, हालांकि ये क्वेश्चन यहां पर ये नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन अ सेंटेंस व्हेन वी हैव टू वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स टुगेदर, then what happens, the first one adjective becomes adverb of manner. Why? Because it qualifies the next adjective. I mean to say real will be here really, right? अगर ऐसा क्वेश्चन absolutely correct answer, clearly defined idea sometimes means like this, तो रियली इंपॉर्टेंट थिंग होगा अगर ये, हालांकि ये सेंटेंस में नहीं है। अब आगे समझो, ऐसे होता क्या है, कुछ ऐसे भी आपके प्यारे बच्चों एडजेक्टिव्स हैं जो ly से बनते हैं। नॉर्मली शायद आपको पता होगा भाई ly ऐड करने से बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ly से बनते हैं एडजेक्टिव। शायद पता होगा आपको कॉस्ट, देखो कॉस्ट आपका एक नाउन है ना, कॉस्ट मीन्स कीमत, एक नाउन है। जैसे आपने बोला कॉस्ट प्लस ly कॉस्टली, नाउ इट बिकम्स एडजेक्टिव, दैट मीन्स कीमती, ठीक है। पता होगा शायद आपको फ्रेंड पता होगा, फ्रेंड मीन्स नाउन होता है, मित्र होता है, आपने इसमें ऐड किया ly बन गया फ्रेंडली, मित्र बन गया, नाउ इट इज आल्सो एडजेक्टिव। वैसे ही आपका डेड, देखो डेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, डेड इज अ नाउन, आपने इसमें ऐड किया ly, क्या बन गया डेडली, नाउ दैट इज एडजेक्टिव। और आपको ये पता होगा कि कोई भी नाउन अगर सेंटेंस में है तो बिफोर अ नाउन वी मस्ट यूज एडजेक्टिव, नॉट सेकंड नाउन। अब देखो डेडली आपका हो गया एडजेक्टिव। आपको ये मालूम पड़ा शायद कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें ly लगा के बनाते हैं एडजेक्टिव्स, कॉस्ट प्लस ly कॉस्टली, फ्रेंड प्लस ly फ्रेंडली, लव प्लस ly लवली, ठीक है, निगर्ड प्लस ly निगर्डली, माइजर प्लस ly माइजरली, ऑर्डर प्लस ly ऑर्डरली, वैसे ही क्या डेड प्लस ly डेडली। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां देखेंगे भाई द रीजन आफ्टर डेड सुसाइड बॉम्ब, देखो सुसाइड बॉम्ब जो है आपका ये कंपाउंड नाउन हो गया, तो अब क्या होगा, नाउन के पहले वी यूज नाउन, नो नॉट एट ऑल, वी यूज एडजेक्टिव, तो डेडली विल बी द आंसर, ठीक है, डेडली सुसाइड बॉम्ब, डेडली नाउ इट इज प्यारे बच्चों एडजेक्टिव, क्योंकि सुसाइड बॉम्ब एक कंपाउंड नाउन हो गया, तो नाउन को क्वालिफाई करते हैं हम किससे, एडजेक्टिव से, इसलिए यहां आंसर हो जाएगा डेडली सुसाइड बॉम्ब। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, शायद आपको चीज एक बार फिर से क्लियर हुई होगी, जो हमने पॉइंट यहां पे डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये आपका बच्चों थर्ड क्वेश्चन रहा, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सम डेवलप्ड कंट्रीज आर first part taking protection measures that are leading to trade conflict and economic blockade। एक बार फिर से न्यारे बच्चों प्यारे बच्चों आपके सामने चौथा क्वेश्चन, जी हाँ, some developed countries are first fragment taking protection measures that are leading to trade conflict and economic blockade। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें क्या आंसर करने वाले हैं आप, आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे आंसर है। देखो ये भी, हालांकि मैं बता दूं आपको, ये भी क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव से ही लिया गया है प्यारे बच्चों, और आपको ये बताना है कि इसमें बेसिकली क्या आंसर आपका बच्चों होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सम डेवलप्ड कंट्रीज आर, भाई यहां तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, भाई कंट्रीज इसलिए यहां पे आ रहे, यहां कोई मिस्टेक नहीं है, टेकिंग प्रोटेक्शन मेजर्स। आप जरा समझिएगा, देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताओ प्रोटेक्शन होता क्या है बच्चों, प्लीज टेल मी फास्ट व्हाट इज प्रोटेक्शन। शायद आपको पता हो किसी सेंटेंस में अगर क्या लगा हो, TION सफिक्स बोलते हैं इसको, अगर किसी, सॉरी नॉट सेंटेंस, अगर किसी वर्ड में आपको मिल जाए TION, शन अगर लगा होगा, शन बोलते हैं, तो शन वाले वर्ड्स ऑलवेज क्या होते हैं, नाउन, ठीक है, यानी कि बेसिकली मोस्टली अगर किसी वर्ड में TION लगा होता है तो मोस्टली दैट वर्ड इज अ नाउन, तो प्रोटेक्शन तो आपका भैया एक नाउन हो गया। अब आगे देखो, आगे लिखा आपका मेजर्स, देखो मेजर्स का मतलब होता है सावधानियां, ठीक है, एहतियात जो होता है मेजर्स, और आपको पता है ये भी एक नाउन है। अब भाई ये भी एक नाउन, आपको अब तो ये कंफर्म हो गया होगा ना, इन अ सेंटेंस वी कैन नेवर यूज टुगेदर टू नाउन्स, यानी कि दो नाउन्स का यूज सेंटेंस में एक साथ तो भाई कभी हो सकता ही नहीं है। फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो अभी इससे पहले हुआ था कि भाई नाउन के पहले हम क्या नाउन यूज करते हैं क्या, नहीं, नाउन के पहले हम यूज हमेशा करते हैं एडजेक्टिव का।
अब आपका काम क्या है, प्रोटेक्शन इज अ नाउन बनाना है इसी का एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएगा। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब होता है रक्षा करने वाला, यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट यानी वो ऐसी सावधानियां जो रक्षा करने वाली हो। प्रोटेक्शन इज अ नाउन एंड प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। तो आंसर क्या होगा भैया, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इज द आंसर, बिकॉज नाउन से पहले प्रोटेक्शन इज अ नाउन, नाउन यूज नहीं होगा, हम इसको बना लेंगे प्रोटेक्शन का एडजेक्टिव जो कि बनता है प्रोटेक्शनिस्ट। ये हो गया आपका आंसर। मतलब मैं कह सकता हूं कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में सेकेंड फ्रैगमेंट इज मिस्टेकन, एरोनियस, प्रोटेक्शन की जगह हो जाएगा प्रोटेक्शनिस्ट। ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, आई थिंक शायद इट मस्ट हैव क्लियर इन योर माइंड, तो शायद पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। बस ऐसे ही आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, आपको एक कठिन सीखना है। ऐसे देखो मिसलेनियस आप सीख रहे हैं ना कि कभी इसका, कभी नाउन का, कभी वर्ब, कभी किसका, बस ऐसे ही हमें सीखते जाना है। लेकिन जो चीज आप सीखें, अगर कुछ चीज आपको नहीं लगे कि हाँ ये चीज मैंने पहली बार नहीं सीखी है, तो उसको मेंशन करना डायरी में बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो चीजें लिखी होंगी उसी को आप रिवाइज कर पाएंगे। और रिवाइज किए बिना, भले अभी आपको ये सब चीजें याद आ रही हैं, बट अगर आपने इसको मेंशन नहीं किया और रिवाइज नहीं किया तो एक हफ्ते बाद ये फिर से आपके लिए बिल्कुल नया हो जाएगा। चलिए तो एक बार फिर से बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका कॉमन एरर का लास्ट क्वेश्चन। 53 people have been evacuated from their homes. 5 roads remain cut out, and the civil protection authorities have advised people not to enter the area unless absolutely necessary. देखो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली है क्या, 53 people have been evacuated मतलब होता है कहीं जो फंसे लोग हों, जो विक्टिम्स हों, कहीं फंस गए हों बाढ़ वगैरह में या तूफान आंधी में, जब उनको इवैक्यूएट किया जाता है, जब उनको बचाया जाता है किसी खतरे से, तो दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम्स। 5 रोड्स रिमेन कट आउट एंड, अब देखो बहुत सिंपल सा वर्ड है, यहां लिखा है रिमेन कट आउट। देखो दो चीजें होती हैं, कट आउट एकदम बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, लेकिन यहां देखो क्या वर्ड आपका सही रहेगा। देखो कट ऑफ एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेक अ प्लेस, किसी प्लेस को मेक अ प्लेस डिफिकल्ट टू एंटर, मतलब इसका मतलब होता है मेक अ प्लेस डिफिकल्ट टू एंटर और लीव। एंटर और मतलब एक ऐसा कोई स्थान जो क्या हो जाए, जहां पे जाना या जहां से निकलना हो जाए डिफिकल्ट, उसे आप बोलते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ मतलब क्या होता है, ऐसा कोई मार्ग हो, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई वे, ऐसा कोई रोड, ऐसा कोई प्लेस जहां पर ना तो कोई जा सके और जहां से ना कोई आ सके, उसे आप बोलते हैं कट ऑफ। और कट ऑफ जो वर्ड है वही यहाँ पे सुटेबल है, मतलब जहां पे कट आउट वर्ड लिखा है यहां पे आप यूज करेंगे कट ऑफ, ओ डबल एफ प्यारे बच्चों कर देंगे और ये होगा आपका आंसर। तो आपने यहां पे क्या सीखा, 5 रोड्स रिमेन कट ऑफ, अभी मतलब ऐसे 5 रोड अभी भी हैं, ऐसे 5 रोड अभी भी हैं जो कट ऑफ हैं, यानी कि जहां पर ना तो कोई आ सकता है और जहां से ना कोई जा सकता है। तो कट ऑफ इज द राइट वर्ड इन दिस सेंटेंस। एक बार फिर से मैं बताऊंगा आपको कि जो सेकंड फ्रैगमेंट था प्यारे बच्चों वो आपका निकला एरोनियस, सेकंड वाले में मिस्टेक आपको मिली। ये तो रहा आपका सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहा भैया कॉमन एरर्स का। अब बच्चों जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, ये रहा प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये कौन सा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपका है मिस स्पेल्ड वर्ड का। जी हाँ, जहां पर आपको बताना है कि कोई एक वर्ड है जिसकी या तो स्पेलिंग गलत है या तो कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसकी स्पेलिंग तो सही होगी लेकिन वो वर्ड आपका शायद इनएप्रोप्रिएट होगा, शायद वो वर्ड आपका कॉन्टेक्चुअली मैच नहीं कर रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि भाई इसमें दिए गए चारों वर्ड्स की स्पेलिंग भी सही है और इसमें चारों वर्ड्स आपके एप्रोप्रिएट भी हैं, सुटेबल भी हैं सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर भाई आपका आंसर 5वां हो जाएगा ऑल करेक्ट। देखिए सम ऑफ द पीपल रनिंग, आपका फर्स्ट वर्ड हो गया रनिंग। स्मॉल रोड साइड बिजनेस, आगे है लाइक टेकिंग चिल्ड्रन फॉर हॉर्स राइडिंग, आर मिसबिहेविंग विद द किड्स। जल्दी से मुझे मेरे सारे प्यारे बच्चे बताएं भाई उनके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा एक वर्ड है, रनिंग है या बिजनेस है या हॉर्स राइडिंग है या किड्स है, इसमें से प्यारे बच्चों कौन सा एक वर्ड आपका है जो मिसस्पेल्ड है, या तो मिसस्पेल्ड है या तो उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है
या तो फिर उसमें से कोई एक वर्ड आपका कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, इनअप्रोप्रिएट है, सुटेबल नहीं है, और अगर दोनों केस आपका सही निकले तो फिर आपका आंसर 5वां हो जाएगा। देखो रनिंग में डबल एन है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं प्यारे बच्चों। रही बात हॉर्स राइडिंग, ये भी आपका सही है बिल्कुल। रही बात किड्स की, ये भी आपका सही है, लेकिन हाँ टॉकिंग अबाउट बिजनेस, देखो समझो क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द पीपल, लोगों में से कुछ, यानी कि एक से ज्यादा, जो क्या करते हैं, वो रन करते हैं, वो चलाते हैं क्या, स्मॉल रोड साइड। अब याद रखिएगा, देखो आंसर इसी में छिपा हुआ है, वो कोई एक इंसान की बात नहीं हो रही है कि हाँ किसी एक इंसान का तो भाई एक ही बिजनेस होगा, लोगों में से कुछ, जब कुछ लोग होंगे तो रोड के किनारे देखो क्या क्या होता है पता है भाई, कोई लगाता है ठेला फल का, कोई लगाता है सब्जियों का, कोई कपड़ों का, कोई किसका, तो वो बिजनेस फिर किसी एक का नहीं हुआ, बिजनेस वहां पे हो जाएगा बिजनेसेस, क्योंकि रोड साइड का मतलब है किसी एक ही स्पेसिफिक बात यानी हो रही है। सम ऑफ द पीपल का मतलब एक से ज्यादा लोगों की, तो मतलब एक से ज्यादा बिजनेस भी तो होंगे ना भैया। तो देखो बिजनेस वर्ड की स्पेलिंग आपकी सही थी, लेकिन कॉन्टेक्चुअली देखें, अगर ग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो लोगों का मतलब एक से ज्यादा होंगे, तो मतलब बिजनेस भी आपका ज्यादा होगा, तो बिजनेसेस होना चाहिए था। तो बिजनेसेस इज द राइट आंसर। तो जैसा कि सेंटेंस इस चीज को बयां कर रहा है, बता रहा है, हमको जता रहा है कि सर यहां पर पीपल हैं, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात होगी, तो बिजनेसेस इज द राइट वर्ड। बिजनेस की स्पेलिंग सही थी, बट बिजनेस वर्ड ग्रामेटिकली आपका एरोनियस था, जिसको सही करना हुआ बिजनेसेस। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, बी वाला वर्ड आपका कॉन्टेक्चुअली इनएप्रोप्रिएट था, दैट विल बी बिजनेसेस। क्वेश्चन का पैटर्न याद रखिएगा, अभी अभी जो कल एग्जाम हुआ है एसबीआई क्लर्क मेंस का, उस मेंस में ये क्वेश्चन कई शिफ्ट में आए थे, दोनों ये क्वेश्चन जो है 3-3, 4-4 नंबर के आए थे भैया, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कभी स्किप नहीं होगा। और इस समय आप पढ़ रहे हैं मिस स्पेल्ड या इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स के क्वेश्चंस, और भैया पैटर्न बिल्कुल आपका यही सेम था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम ऐसा ही है, द वुमेन गिव द बेगर अ बिग सम ऑफ मनी टू शो हिम हर केयर और कंसर्न। एक बार फिर से आपको मिला है एक और सेंटेंस, एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, इसमें आपका बेगर एक वर्ड है, फिर आपका एक सम वर्ड है, फिर आपका एक शो वर्ड है, फिर आपका एक कंसर्न वर्ड है। राइट प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए इनमें से जो है कौन से एक वर्ड की स्पेलिंग या तो गलत है, या इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो आपका मिसस्पेल्ड या फिर इनएप्रोप्रिएट होगा, यानी कि जो कॉन्टेक्चुअली सुटेबल ग्रामेटिकली नहीं होगा। और अगर दोनों केस सही हैं तो फिर आपका आंसर एक बार फिर से मैं कहूंगा 5वां होगा, यानी कि ऑल करेक्ट। देखिए बेगर की स्पेलिंग क्या सही है, BEGGAR, जी हाँ बेगर की स्पेलिंग भी सही है, और बेगर आपका कॉन्टेक्चुअली सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल मेकिंग अ सेंस, बिल्कुल सही है। सम की बात कर लें, कई सारे बच्चों का डाउट शायद सम को लेके होगा। अगर आप इस सम को जा रहे हैं, मतलब इस सम के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो समझिएगा इस सम का मतलब होता है कुछ, राइट। तो ये सम लिखा है, ये सम का होता है, दिस इज मैथमेटिकल टर्म्स, जिसका मतलब होता है कुल मिलाकर, यानी कि टोटल जो होता है, टोटल मतलब कुल मिलाकर जो होता है, अमाउंट होता है। तो सम यहां पर बिल्कुल सही है। और पैसे के केस में भाई सम बिल्कुल सही है कि सम ऑफ मनी, तो ये सम ऑफ मनी नहीं होगा, बल्कि मनी के लिए जो कि कुल जोड़ को इंडिकेट करता है, सम मतलब टोटल अमाउंट ऑफ। तो टोटल के केस में सम आपका बिल्कुल सही है, सम की स्पेलिंग भी सही है, और सम कॉन्टेक्चुअली भी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी टू हमेशा फॉलो करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, शो सही है, और कंसर्न भी आपका सही है, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, 5th वन, ऑल करेक्ट। तो बेगर, सम, शो और कंसर्न, इनमें चारों वर्ड्स की स्पेलिंग के साथ साथ चारों वर्ड्स आपके ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली यहाँ पर एप्रोप्रिएट भी हैं, तो आंसर गोज ऑप्शन नंबर ई, ऑल करेक्ट। चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ, बढ़ते हैं एक बार फिर से थर्ड क्वेश्चन की ओर। जिस बच्चे को जहां पे कोई डाउट होगा वो फटाक से अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, और महिंद्राज लाइव का जो एक चैनल आपका है टेलीग्राम का, आप वहां पे अपने क्वेश्चन को भी पोस्ट कर दिया करो, हम वहां पे उसका आंसर भी करेंगे अगर कोई डाउट आपको होता है तो। It had all begun in a bright lit room as I dreamily ran my fingers over the surface of a globe, all correct। अभी कुछ देर पहले, कुछ लम्हों पहले, कुछ चंद लम्हों पहले आपने एक पढ़ा था पॉइंट, हमने आपसे कहा था कि सेंटेंस में सपोज कहीं पे कुछ ऐसा लिखा हो, जैसे लिखा हो absolute wrong आंसर, जस्ट इमेजिन absolute wrong आंसर अगर लिखा हो,
तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने सुना ऐसा है नहीं कभी। हमने क्या सुना है भाई, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर होता है। सर ये सर तो गलत लिखा हुआ है। समझो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आंसर इज अ नाउन, ये आपको नहीं बल्कि सबको पता है, हमको पता है, हर बंदे को पता है, दुनिया को पता है। आंसर इज अ कॉमन नाउन। रॉन्ग इज एन एडजेक्टिव। जी हाँ सही है सर। और रही बात एब्सोल्यूट की, दिस इज आल्सो एडजेक्टिव। अभी आपने प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई नाउन के पहले हम यूज करते हैं भैया द वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है सर। लेकिन हाँ एक बात और, अगर सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एक साथ यूज हो रहे हो तो जो पहला वाला होगा एडीजे, यानी कि आपका जो पहला होगा एडजेक्टिव वो बनेगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, उसमें एल वाई लगा के, ठीक है। तो यहां हो जाएगा एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, क्लियरली डिफाइंड आइडिया, ऐसे करके। तो यहां भी देखो क्या है, आप समझो यहां प्यारे बच्चों, रूम इज अ नाउन, ठीक है, रूम इज अ नाउन। और लिट क्या है आपका, देखो लिट आपका एडजेक्टिव है, मतलब जलता हुआ, प्रकाशवान, प्रकाशित, प्रकाश से भरा हुआ। लिट आपका एडजेक्टिव है मेरे प्यारे होनहार बच्चों। रही बात ब्राइट की, दिस इज आल्सो एडजेक्टिव। और अभी अभी आपने क्या पढ़ा है, टू एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। तो क्या होगा, ब्राइट को बनाएंगे एडवर्ब, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। तो क्या हो जाएगा, ब्राइटली लिट रूम, यानी कि ब्राइटली विल बी, तो ब्राइट की स्पेलिंग तो आपकी सही थी, लेकिन ब्राइट वर्ड यहां सेंटेंस में क्या था, इनएप्रोप्रिएट था। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्राइटली इज द राइट आंसर। तो ब्राइटली जो कि लिट एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, यानी कि 8वें क्वेश्चन में आपने देखा बी वाला वर्ड जिसकी स्पेलिंग आपकी सही थी लेकिन कॉन्टेक्चुअली इनएप्रोप्रिएट था। द राइट आंसर इज ब्राइटली। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ, शायद चीजें आपको क्लियर हो होगी। जिस बच्चे को जहां पे मैं एक्सप्लेन करूं और ना समझ में आए भैया तो अपना क्वेश्चन फट से पूछ लिया करो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं है, महिंद्राज लाइव का जो टीजी चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हुआ, it requires highest measures of creativity to manufacture a play which engages the attention and thoughts of the viewers। इस समय मेरे सारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं मिस स्पेल्ट या इनएप्रोप्रिएट के बेहतरीन से क्वेश्चंस। ये उनमें से 5 क्वेश्चन के सेट में से ये 4th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल चमक सा रहा है। इट रिक्वायर्स हाईएस्ट, पहला वर्ड आपका है मेजर्स, जिसका मतलब सावधानियां होता है, एहतियात होता है। ऑफ क्रिएटिविटी टू मैन्युफैक्चर आपका सेकंड वर्ड हो गया, और यानी कि बी वर्ड आपका हो गया। अ प्ले विच इंगेजेस आपका हो गया थर्ड, यानी कि सी वर्ड। द अटेंशन एंड थॉट्स ऑफ द व्यूअर्स, व्यूअर्स आपका हो गया वर्ड नंबर डी। अब बताइए मेजर्स, मैन्युफैक्चर या इंगेजेस या व्यूअर्स में से विच इज द वर्ड विच इज आइदर मिसस्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट इन दिस सेंटेंस। तो देखते हैं प्यारे बच्चों जल्दी से इसका आंसर को बता पाता है। मेजर्स है, मैन्युफैक्चर है, इंगेजेस है या फिर व्यूअर्स है। देखो अगर हम देखें मेजर्स को, देखो हाईएस्ट मेजर्स, तो एहतियात जो होता है, सावधानियां एक नहीं बल्कि एक सेंस अगर निकालते हैं तो वो एक से ज्यादा होता है, यानी कि मेजर्स होता है, देयर इज नो इशू। ऑफ क्रिएटिविटी टू मैन्युफैक्चर जो वर्ड है यही आपका गलत है। देखो मैन्युफैक्चर पता है क्या होता है, मैन्युफैक्चर कोई आपका थिंग होता है। मैन्युफैक्चर क्या होता है, जब कोई चीज बनती है, एनी प्रोडक्ट जो होता है, तो एनी प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, यानी कि इसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्ले की, प्ले हो गया, नाटक हो गया, देखो प्ले को कभी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। प्ले इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, प्ले इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सुना होगा आपने कि भाई ये फिल्म प्रोड्यूस की जा रही है इसके द्वारा, उसके द्वारा, तो प्रोड्यूस होता है वर्ड आपका प्ले के लिए। तो प्ले इज प्रोड्यूस्ड, वेयर एज मैन्युफैक्चर किसके लिए आता है, लाइक कोई प्रोडक्ट आपका है तो प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बट प्लेज आर प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर सही वर्ड क्या होगा, मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग रॉन्ग नहीं थी, लेकिन मैन्युफैक्चर जो है कॉन्टेक्चुअली आपका गलत है। यहां सही आपका वर्ड होगा प्रोड्यूस। प्यारे बच्चों ये होगा आपका सही आंसर। मैन्युफैक्चर्स like for what, for things manufacture, and for play and movie and all we use the word play। चलिए एक बार फिर से मैं कहूंगा, शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नंबर 10th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है मिसस्पेल्ड वर्ड का। सिंस यू आर अनेबल टू रीपे द लोन यू हैव नो अल्टरनेटिव बट टू सीक एन एक्सटेंशन, ऑल करेक्ट।
देखो सिंस का मतलब पता है यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो शायद आपको ये चीज आइडिया होगी, नहीं बता दूं मैं आपको। देखो जब सिंस यूज होता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए, याद रखिएगा, जब सिंस आपका टाइम को इंडिकेट करता है, जैसे सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, सिंस मॉर्निंग हो गया, या सिंस आपका लिखा है 1 o'clock लिखा हुआ है, ठीक है 1 o'clock लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है सिंस 1970 लिखा हुआ है, या आपका सिंस लिखा हुआ है, सिंस इवनिंग लिखा हुआ है, सिंस जनवरी आपका लिखा हुआ है। देखिए जब सिंस डिनोट करता है टाइम को प्यारे बच्चों, तो सिंस को आप कहते हैं क्या? प्रेपोजिशन। जैसे आप अगर देखें सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है, सिंस 1970 हो गया, सिंस 10 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, सिंस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगर हो गया, तो व्हेन सिंस डिनोट्स टाइम देन सिंस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। से या बच्चों, से या मतलब हाँ बोलिए कि भाई सिंस जब टाइम को इंडिकेट करेगा तो सिंस कहलाएगा प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन। अगेन से या, ओके फाइन, आपने या कह दिया, मैं समझ गया। और आगे देखिएगा, अगर मैं बात करूं आपकी सिंस, और कभी कभी क्या होता है सिंस का एक रूप आप और दिखिए आज, जब सिंस जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए, कहां है बच्चों? जब जो सिंस है जब सेंटेंस की बिगिनिंग में आए, स्टार्टिंग में आए, तो सिंस आपका होता है प्यारे बच्चों कंजंक्शन। क्या होता है भैया? कंजंक्शन। और इसका मतलब होता है चूंकि, या इसे आप कहते हैं बिकॉज, ठीक है, तो इसे जो है बिकॉज के सेंस में देखा जाता है। अब देख लो चीज, तो सिंस द वर्ड इज नॉट डिनोटिंग टाइम हियर, सिंस इज यूज्ड हियर, बीइंग यूज्ड हियर एज अ कंडीशन, दैट मींस चूंकि आप असमर्थ हैं रीपे करने में द लोन, यू हैव नो अल्टरनेटिव बट टू सीक, मतलब तलाश करना, एंड एक्सटेंशन। देखो बहुत सिंपल सा वर्ड है, एक्सटेंशन में जहां पे टी है यहां पे एस होगा, ठीक है, यहां पे एस होगा, एक्सटेंशन। यानी कि एक्सटेंशन मतलब होता है बढ़ोतरी होता है, एक्सटेंशन में प्यारे बच्चों क्या होता है? SION होता है, TION नहीं होता है। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने प्यारे बच्चों डिस्कस किए आपके साथ में सेशन में। जो शुरुआत के 1 to 5 क्वेश्चन आपके थे, शुरुआत में 1 से 5 क्वेश्चन डिस्कस आपने किए कॉमन एरर्स के, और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के 10 तक आपने डिस्कस किए मिसस्पेल्ड वर्ड के। अब बढ़ते हैं सेशन में आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि बता दूं आपको, जी हाँ, SBI क्लर्क मेंस का जो एग्जाम भी कल प्रीवियसली अभी जो कल हुआ है, कल जो भी फिनिश हुआ है, उसमें ये भी क्वेश्चन 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपके आए थे। कौन से? वर्ड स्वैप के, वर्ड एक्सचेंज के, यानी कि शब्दों की अदला बदली वाले क्वेश्चन भी आपके लिए आए थे। और ये क्वेश्चन शायद आपको पता होगा, मैं बता दूं आपसे, सेशन का नाम भले ही IPS क्लर्क या PO का रखा गया हो, लेकिन ये सेशन आपका भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के PO के लिए भी है। जितने भी बैंक एग्जाम्स आपके होते हैं, सेशन का नाम भले ही IPS रखा गया हो, लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, इंग्लिश चाहे प्री क्यू चाहे मेंस की, सब में एडवांटेजियस है, सब में बेनिफिशियल है। और हाँ सुनो ध्यान से एक बात, ये आपका वर्ड यूजेस हो गया, फिलर से क्वेश्चंस हो गए आपके, क्लोज टेस्ट हो गया, RC कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या फिर आपका स्टार्टर कनेक्टर हो गया, या वर्ड स्वैप क्वेश्चन, जितने ऐसे क्वेश्चंस आपके हैं, याद रखिएगा ये इनका जो इंप्रूवमेंट है वो प्रैक्टिस से ही प्यारे बच्चों होगा। वो प्रैक्टिस से ही होगा जब डेली या तो खुद से आप करें, या फिर कोई आपको डेली 5-5 क्वेश्चन इन सारे सेट के जब प्रैक्टिस कराएगा, जैसा कि यहाँ पे सेशन में होता है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, और ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, इस ऐसे क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा, और ये बन जाएंगे आपके लिए इजी। इसलिए प्यारे बच्चों कहता हूं, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री और मेंस का डर बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस केवल सिर्फ एक काम करके इस सेशन को आप ज्वाइन किए रहिए, बस आप मत लिखिए कुछ, आप केवल देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। चलिए बच्चों, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, एक बार फिर से 5 क्वेश्चंस का सेट आपके सामने लेके यहां पर प्रेजेंट हुआ हूं। किस चीज का? वर्ड स्वैप का। इसमें आपके देखो 4 वर्ड्स हैं, वेलबींग है प्यारे बच्चों, बी आपका मेक्स है, सी आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, और डी आपका आउटपुट है। क्या करना है, इसमें जो 4 वर्ड्स आपके दिखाई पड़ रहे हैं, ए बी सी और डी पोजीशन पे दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से क्या होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो शायद अपने पोजीशन पर ना होकर के, जैसे ए का बी हो सकता है, बी का ए हो सकता है, या फिर ए का सी, सी का ए, या फिर बी का डी, डी का बी, यानी कि वर्ड्स को एक्सचेंज करना पड़ सकता है आपको, अगर वो कॉन्टेक्चुअली ग्रामेटिकली सही पोजीशन पर नहीं है तो। और बट अगर आपको पढ़ के सेंटेंस को लगे कि नहीं सारे जो 4 वर्ड्स, देखो केवल 4 वर्ड ध्यान रखना है, वेलबींग, जो वर्ड्स आपके नंबर्ड अंडरलाइन होंगे, बोल्ड फेस में होंगे, उन्हीं चारों शब्दों को की पोजीशन को आपको एक्सचेंज करना
करना है अगर वो इफ दे आर नॉट मेकिंग अ गुड एंड प्रॉपर सेंस। देखिए द हेल्थ इंडेक्स 2019 रिलीज्ड by Niti Aayog, well being the important point that some states and union territories are doing better on health and makes even with a lower economic performance, while others are not improving upon high standards, some are actually slipping in their output। अब देखिए क्या इसका आंसर होगा। यहां लिखा है कि रिलीज्ड बाय नीति आयोग वेल बीइंग। यार ये कैसे हो सकता है भाई, नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया, वेल बीइंग द इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। क्या होगा, देखिए क्या है अगला, मेक्स आपका बी वाला, ऐसा तो नहीं कि बी का ए हो। देखो द हेल्थ इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय नीति आयोग मेक्स द इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल सही है। देखो जरा ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेड होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो मेक्स आपका बी प्लेस पे है वो सीधे आएगा ए प्लेस पे, जहां पे वेलबींग है वहां पे ए आएगा। तो क्या हो जाएगा, बाय नीति आयोग मेक्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डूइंग बेटर ऑन हेल्थ। आप देखो हेल्थ हो गया स्वास्थ्य और आपका हो गया वेलबींग, बिल्कुल सही है भाई। वेलबींग मतलब आप ठीक ठाक है, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। तो ठीक का मतलब आपका कहने की हेल्थ से होता है, तो हेल्थ से मतलब क्या है, हेल्थ का रिलेशन कहीं ना कहीं वेलबींग से बिल्कुल बन रहा है। यानी ए का बी होगा, बी का ए होगा। एक चीज आपको मिल गया ना कि ए का एक्सचेंज बी से होगा, जहां पे ए वहां पे बी, जहां पे बी वहां पे ए। तो सेंटेंस अभी आगे भी पढ़ लो, इवन विद अ लोअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यार ये कैसे हो सकता है, लोअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आगे, while others are not improving upon high standards, some are actually slipping in their output। देखो क्या लिखा है, सम आर। देखो सम का मतलब क्या है, सम मतलब किसी इंसान को इंडिकेट कर रहा है, और आगे लिखा है यहां पर देयर। और समझिए ध्यान से, परफॉर्मेंस इज डन बाय एनी पीपल, यानी कि सम का मतलब फॉर अ पर्सन इट इज बीइंग यूज्ड, देन दैट इज व्हाई सम मतलब पीपल, पीपल मतलब परफॉर्मेंस आर मेड बाय पीपल ओनली। तो यहां जहां पे डी है, डी पे सी होगा और सी पे डी होगा। मतलब कैसे, इकोनॉमिक आउटपुट, बिल्कुल भाई उसका आउटपुट क्या है, इकोनॉमिक आउटपुट। व्हाइल अदर्स आर नॉट इंप्रूविंग अपॉन हाई स्टैंडर्ड्स, सम आर एक्चुअली स्लीपिंग इन देयर परफॉर्मेंस। यानी कि आप देखिए चौथा इसका भैया आंसर होगा, ए का बी से होगा और सी का डी से होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, ए का बी से होगा और डी का बी से होगा। शायद एक बार फिर से ये नया टाइप का क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने सेशन में इसके पहले भी कई सारे करवा दिए हैं, तो शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेम आपका पैटर्न वही है, सेम आपका पॉइंट वही है। इन द ranking during 2017-18, a few large states accorded a dismal picture, reflecting the low priority their governments have present to health and human development since the Ayog produced its first assessment for 2015 to 16। देखते हैं प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर होगा। अब देखो इसमें क्या आंसर होगा जरा आप मुझे बताइएगा। आप एक बार ध्यान से पढ़िए इसको और जल्दी से बताइए इसमें किसको आप मार्क करने वाले हैं। देखिएगा, इन द रैंकिंग ड्यूरिंग, देखो ध्यान रखिएगा, लिखा है 2017 और 18 के दौरान रैंकिंग, बिल्कुल नहीं, ये तो मिसमैच है, ये तो मिसमैच है। क्योंकि रैंकिंग जो है किसी ईयर के दौरान नहीं होती। हाँ रैंकिंग किसी, जैसे कोई कंट्री की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, लेकिन वो तो पर्सन यहाँ पे इंडिकेट है नहीं, पर्सन यहाँ पर मेंशन है नहीं, ना कोई कंट्री का नेम यहाँ मेंशन है, तो कैसे भाई समझेंगे। तो 2017 और 18 का जो असेसमेंट है, देखो उसका जो विश्लेषण है, हाँ ये वर्ड यानी कि डी वर्ड आपका मैच करेगा ए की जगह पे, इन द असेसमेंट ड्यूरिंग 2017। और आपको पता है जैसे डी हटा तो फिर डी जगह पे फिर ए अपने आप आ जाएगा। कि वो क्या सही है, क्या ये सही है प्यारे बच्चों? जी हाँ सही है। इन दी असेसमेंट, डी का ए पे रखो, इन दी असेसमेंट ड्यूरिंग 2017-18 अ फ्यू लार्ज स्टेट्स, आगे देखो यहाँ पे, सिंस दी आयोग प्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट रैंकिंग, हाँ आप सही है। तो जो आपका ये आयोग है इसने क्या प्रोड्यूस किया, इट्स फर्स्ट रैंकिंग फॉर 2015 एंड 16, ये बिल्कुल सही है। इसने अपनी रैंकिंग की, यानी कि ए की जगह पे डी आएगा और डी की जगह पे ए आएगा, तो फर्स्ट आपका मिल गया, ए का डी से एक्सचेंज होगा। आगे भी देख लो, लिखा है
डिस्मल का मतलब होता है बिल्कुल गिरा हुआ, बुझा हुआ सा, बिल्कुल नीरस सा, जिसमें कोई मतलब मजा ना हो, बेमजा, नीरस सा, नीरस। अ डिस्मल पिक्चर रिफ्लेक्टिंग द लो प्योरिटी देयर गारमेंट्स हैव। देखो एक चीज समझो, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां प्रेजेंट लिखा है वो तो वैसे भी गलत है। आप शायद देख पा रहे होंगे यहां लिखा है अकॉर्डेड। अकॉर्डेड बिल्कुल थर्ड फॉर्म वर्ब की है, और हैव कह रहा है कि भाई मेरे साथ आप ला रहे हैं तो आप यूज करिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो यानी कि क्या है, सी की जगह बी आएगा और बी की जगह सी आएगा। अ न्यू लार्ज स्टेट्स प्रेजेंट, हाँ मतलब ने क्या किया, ए फ्यू लार्ज स्टेट्स ने प्रेजेंट किया अ डिस्मल पिक्चर। तो बी की जगह पे सी, सी की जगह पे बी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए का डी से एक्सचेंज होगा और बी का सी से एक्सचेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो शायद प्यारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, पॉपुलस, देखिएगा, पॉपुलस एंड पॉलिटिकली नेशनल उत्तर प्रदेश ब्रिंग्स अप द rear on the overall health progress with a low score of 28.61, while the important leader Kerala has scored 74.01. Andhra Pradesh and Maharashtra join Kerala as the other top performers with the additional distinction of making incremental index from the base year. आपने एक सांस में सेंटेंस को पढ़ लिया और शायद लगा नहीं होगा कहीं पर यहाँ पे कोई एक्सचेंज हो सकता है। भाई हमको नहीं लगा तो शायद आपको नहीं लगा होगा। एक बार ध्यान से आप भी पढ़ लीजिएगा, एक्सचेंज हो सकता है क्या? क्या नेशनल, पॉलिटिकली नेशनल सही तो है भाई, पॉलिटिकली नेशनल बिल्कुल फिट बैठ रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रिंग्स अप द रियर ऑन द ओवरऑल हेल्थ, भाई हेल्थ प्रोग्रेस ये भी सही है, मतलब ए का बी से कोई एक्सचेंज नहीं। विद द लो स्कोर ऑफ 28.61 व्हाइल द इंपॉर्टेंट लीडर, सही तो है यार, तो मतलब फिर आपका डी भी सही होगा। ठीक है, मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, फिफ्थ वाला आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। सारे वर्ड्स जो 4 वर्ड्स आपके मेंशन्ड है बोल्ड फेस में है, दे आर एट देयर गुड पोजीशन, दे आर मेकिंग अ परफेक्ट सेंस आल्सो ऑफ अ सेंटेंस, मतलब आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा 13 पे एक सेकंड थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है शायद। जी हाँ, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे कि चेंज क्या हो सकता है। एक सेकंड देखिए, इसमें क्या है प्यारे बच्चों की पॉपुलस एंड पॉलिटिकली नेशनल उत्तर प्रदेश, नेशनल उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, नेशनल उत्तर प्रदेश तो हो सकता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश नेशनल नहीं होगा। देखो उत्तर प्रदेश इज अ नाउन, तो इसके पहले नेशनल भी आपका एक नाउन है, तो क्या होगा, नेशनल आपका नाउन नहीं फिलहाल, लेकिन नेशनल जो वर्ड है आपका वो उत्तर प्रदेश के साथ फिट नहीं बैठेगा, सुटेबल नहीं होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बैठ सकता है, पॉपुलस एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश। क्यों? जनसंख्या वाला और राजनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मतलब सी का एक्सचेंज ए पे होगा। एक बार देखो, क्या ए सी पे आ सकता है? वाइल द नेशनल लीडर, हाँ सही है, नेशनल लीडर बिल्कुल होगा। यानी कि भैया एक थोड़ा सा मिस्टेक, चौथा वाला यहाँ पे आंसर होगा प्यारे बच्चों, ए का सी से एक्सचेंज होगा, ध्यान दे दिया हम लोगों ने। तो पॉपुलस एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश ब्रिंग्स अप द रियर ऑन द ओवरऑल हेल्थ प्रोग्रेस, सही है ये, विद अ लो स्कोर ऑफ 28.61 while the national leader, यानी कि ए का सी से एक्सचेंज होगा प्यारे बच्चों। तो फोर्थ इसका आंसर होगा, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने था। नीति आयोग इंडेक्स इज अ कंपोजिट बेस्ड ऑन 23 indicators covering such aspects as national and infant mortality rates, fertility rate, low birth weight, immunization coverage and progress in treating tuberculosis and HIV। समझो, कुछ नहीं करना है, सीधा वो पहले वर्ड पे। क्या पहला वर्ड आपका सुटेबल है क्या? द नीति आयोग इंडेक्स इज अ कंपोजिट बेस्ड ऑन, सही है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कंपोजिट है, बेस्ड ऑन किस पर? 23 इंडिकेटर्स। भाई देखो ये भी सही है, 23 इंडिकेटर्स, ओके,
कवरिंग सच एस्पेक्ट्स, जो ऐसे पहलू आपके हैं, एस्पेक्ट्स सही ये भी है, एज न्यूनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, फर्टिलिटी रेट, लो बर्थ वेट, इम्यूनाइजेशन, कवरेज एंड, ये भी सही है प्यारे बच्चों। हाँ, अब यहां हम कह सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में तो भाई कंपोजिट हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, एस्पेक्ट्स हो गया और कवरेज। ऑल द गिवन 4 words which are in bold face are grammatically as well as contextually correct. तो answer will be option number 5th in this sentence, in this question, none of these, none of these। चलिए, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों रहा और पेश करते हैं एक बार फिर से। दिस इज द 15th सेंटेंस, 15th क्वेश्चन फॉर यू टुडे सेशन। देखते हैं इसमें 15वां क्वेश्चन एक बार फिर से वही सेम आपका वह पैटर्न है। For a leading state like Tamil Nadu, the order of merit in the report should serve as a sobering reminders to stop resting on its oars। देखो इसमें 2 वर्ड आपके हैं, एक आपका सोबरिंग, समझो इसका मतलब क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, सोबरिंग का मतलब बच्चों ये होता है गंभीर, इसे आप कह सकते हैं गंभीर, यानी कि यू कैन से सीरियस, ठीक है, ये आप इसे कह सकते हैं। रही बात ओर्स की, तो शायद आपने नदी में नाव देखी होगी ना, आपने नाव देखी नदी में, तो जो लकड़ी की नाव होती है ना बच्चों, होता क्या है, नाव को खेते हैं। खेना मतलब क्या है, नाव को आगे बढ़ाने के लिए ना, आपको शायद पता होगा कि जो नाविक होता है उसके हाथ में 2 पतवार होती है, ठीक है ना, पतवार के ही, यानी कि पतवार के ही भरोसे क्या होता है, वो नाव जो है आगे बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों, उसी पतवार को बोलते हैं ओर्स, ठीक है ना, इट्स ओर्स। हालांकि सेंस आपका ओर्स यहाँ पर वही पतवार से जो नैया पार लगाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 न्यू वर्ड्स आपको मिले, मीनिंग यहाँ पे हम बता दिए हमने आपको, यहाँ लिख दें ताकि आपको याद रहे हमेशा। अब देखो आंसर क्या होगा। फॉर अ लीडिंग स्टेट, भाई सही तो है, लीडिंग बिल्कुल सही है, बढ़ता हुआ जो राज्य है, जो लीड कर रहा है। The order of merit in the report, ये भी सही है। should serve as a मतलब गंभीर, sobering reminder to stop resting on its oars, सही है। सारे वर्ड्स आपके अप्रोप्रिएट है, सुटेबल भी हैं और आपके कॉन्टेक्चुअली करेक्ट भी हैं, ग्रामेटिकली भी सही हैं। आंसर फिर से होगा पांचवें वाले क्वेश्चन का भी आंसर होगा नन ऑफ दीज। जी हाँ बच्चों, इस तरीके से आपने 5 क्वेश्चन से एक बार फिर से देखा। ये 5 क्वेश्चन आपके थे वर्ड स्वैप के। वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बच्चों जरूर मिलेगा, तो मिस स्पेल्ड वर्ड्स के क्वेश्चन, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे। और अब तक शायद आपने सेशन में जितने ज्वाइन किए होंगे, शायद आपके अंदर का जो भय है, जो फोबिया है, शायद इन दोनों टॉपिक्स पे भग गया होगा जरूर से जरूर। इसके बाद सेशन में भैया आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन सेशन का हमने क्या रखा है, जो कि शायद बहुत इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। इजी क्या है, एक सोशल बेस्ड हमने पैसेज आपको दिया है रीअरेंजमेंट का। सेंटेंसेस आपके सामने यहाँ पे हैं, आपको इनको अरेंज करना है प्यारे बच्चों। सोशल बेस्ड पैसेज है जो कि बहुत इजी है मैं कह सकता हूं, लेकिन इतना भी इजी नहीं कि आप बिना देखे इसको आंसर कर दें, बिना पढ़े इसको आंसर कर दें। पढ़ना तो पड़ेगा और समझना तो पड़ेगा प्यारे बच्चों। जरा समझिए क्या करना है, पता है आपको, बहुत क्लियर है। ए बी सी डी ई और एफ, जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में सेंटेंसेस यहां पर गिवन है, ए आपका फर्स्ट है, बी आपका सेकंड है, सी आपका थर्ड है, डी आपका फोर्थ है, ई आपका फिफ्थ है, एफ आपका सिक्स्थ है, जिस सीक्वेंस में दिए हैं ये सीक्वेंस शायद, ऐसा नहीं कि हाँ गलती होगी, कंफर्म नहीं, शायद ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर सेंटेंसेस का जंबल्ड है, शायद ये सही ऑर्डर नहीं है। तो अगर ये ए बी सी डी ई और एफ जिस सीक्वेंस में सेंटेंसेस यहां पर गिवन हैं, अगर ये ऑर्डर इनका, अगर इनका सीक्वेंस ये गलत है, तो फिर इनका सीक्वेंस आपको सही करना होगा। भाई फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, फिफ्थ और लास्ट कौन सा होगा। आपको सेंटेंसेस को सही पोजीशन पर रखना है, सेंटेंस की थीम को कॉम्प्रीहेंड करके, सेंटेंस के मैसेज को कॉम्प्रीहेंड करके, सेंटेंस में किस मैसेज को कन्वे किया जा रहा है या सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है, इस तरीके से आपको इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब देखिए मैं शुरुआत करता हूं 1 बाय 1। देखो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले सेंटेंस की। मैं आपसे पूछूंगा भाई पहला वाक्य कौन सा है, क्या लिखा है। देखो पहला आपको ढूंढना है कि पहला
आपको शायद ये पता होगा भाई, देखो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है? फर्स्ट सेंटेंस वो होता है मेरे प्यारे बच्चों जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, न्यारे बच्चों, जो किसी पर बेस्ड ऑन, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, जो अपने आप में जो पूरे पैसेज को ओपन करता है। The urban poor were neglected, जो शहरी ग्रामीण हैं, जो शहर के गरीब लोग हैं, जो शहर के गरीब लोग हैं उनको अनदेखा किया गया। क्या ये पहला वाक्य होगा? भाई सीधे ऐसे बात कैसे उठ सकती है? शहर के गरीब लोगों को अनदेखा किया गया, मतलब इसके पहले कोई बात जरूर है, कोई चर्चा छिड़ी यहाँ पर, तभी ये पॉइंट यहाँ पे सामने आया है। मतलब ये ए वाला स्टेटमेंट किसी पर डिपेंडेंट है। दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट वन। A new generation of professionals, however, पता होगा however सेंटेंस में अगर आता है तो ये सेंटेंस भैया फर्स्ट कभी नहीं होता, ए बी फर्स्ट नहीं होगा। दिस इज बिकॉज, पता है आपको ना, सेंटेंस में अगर दिस आया तो दिस वाला सेंटेंस फर्स्ट कभी नहीं होता। डी की बात बाद में करेंगे। ओके, आप देखो ई में क्या लिखा है? ई में लिखा है दीज फैक्टर्स, भाई कौन से फैक्टर्स? पहला ए भी नहीं है। और एफ लिखा है दे आर चैलेंज, भाई किनका चैलेंज? फर्स्ट बचा कौन सा? फर्स्ट ए भी नहीं है, एफ भी फर्स्ट नहीं है, बचा कौन सा? डी। तो न्यारे बच्चों डी इज द फर्स्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि डी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे लगे कि भाई ये किसी पर डिपेंडेंट है। देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या करता है? ये ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से, प्राइमरली क्या करता है? ये प्राइमरली करता क्या है? फोकस्ड ऑन, किस पर? द रूरल पुअर। देखो गरीब दो लोग, एक गरीब जो देहात के गरीब होते हैं और एक गरीब जो शहर गरीब होते हैं, पता है? तो एक कोई इंस्टीट्यूशन आपका है जिसने फोकस केवल और केवल किस पे किया है? जो आपके होते हैं गांव के, जो देहात के गरीब होते हैं। तो प्यारे बच्चों डी आपका हो गया फर्स्ट। देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैव ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन द रूरल पुअर, बिल्कुल सही है। तो अब भाई कौन सा आगे आएगा? तो आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? रूरल पुअर का मतलब क्या है? फिर इसका जो कनेक्शन आपका वो ए से बनेगा। द अर्बन पुअर वर नेग्लेक्टेड। तो प्यारे बच्चों आपका जो ए है हो जाएगा सेकेंड वन। अब ये बताएगा फिर आगे इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है कि भाई देहात के गरीबों को फोकस किया गया लेकिन शहर के गरीबों को फोकस नहीं बल्कि उनको अनदेखा, ऐसा क्यों किया गया? तो देखो सी होगा, दिस इज बिकॉज दे वर कंसिडर। देखो सी आपका होगा थर्ड। कैसे? दिस इज बिकॉज, ये ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए क्योंकि दे वर, भाई दे यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? दे यहाँ पे आ रहा है अर्बन पुअर के लिए। दे वर कंसिडर्ड क्या? टू मोबाइल। ऐसा लोग मानते हैं और ऐसा सही भी है कि जो शहर के लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मोबाइल होते हैं, बहुत भागम भाग में जीते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है किसी के पास बैठने का, किसी से बात करने का। सो दे वर कंसीडर्ड टू मोबाइल एंड लैकिंग इन कोहेशन। बिल्कुल फैक्ट है ये, जो शहर के लोग होंगे वो बहुत हार्डली आपसे बात करेंगे। आप कहीं ट्रेन में, कहीं बस में, कहीं गाड़ी में, कहीं अगर आप बैठे खड़े हो तो जो शहर वाले क्या होंगे? शायद ही आपसे बात करेंगे और बात करना भी नहीं चाहिए। गांव में क्या होता है? गांव अगर जो लोग होते हैं आपसे मिलेंगे तो पूछ लेंगे भैया क्या हाल चाल है, भैया कहां जा रहे हैं भैया जी, यानी कि वो बात कर लेते हैं। तो पता है रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज दे वर कंसीडर्ड टू मोबाइल एंड लैकिंग इन कोहेशन। तो सी हो गया आपका थर्ड। अब देखो आगे क्या होगा, देखिएगा आगे होगा जो इसी मैसेज को क्या करेगा भैया? जो इसी मैसेज को मेरे प्यारे बच्चों आगे कंटिन्यू करेगा, आगे इसको बढ़ाएगा। These factors, ये जो फैक्टर्स देखो दीज यहां पता क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं। यहां लिखा है फर्स्ट आपका टू मोबाइल है, सेकंड आपका है लैकिंग इन कोहेशन। नाउ दे हैव बिकम फैक्टर। तो दीज फैक्टर्स डू नॉट फैसिलिटेट क्या? जनरेशन ऑफ एक ही प्रोफेशन के, एक ही फील्ड के। पीयर मीन्स क्या होता है? पीयर का मतलब होता है हम, और मतलब एक ही प्रोफेशन के लोग। और पीयर ग्रुप प्रेशर विच इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द माइक्रो फाइनेंस मॉडल। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा काम कर रही है तो उसको चाहिए कि भाई दोनों को बराबर फोकस करे। तो ये तो प्यारे बच्चों हो गया आपका फोर्थ। भाई कौन सा होगा अगला? क्या होगा अगला? अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। हालांकि इसी संस्थान के कुछ ऐसे भी जनरेशन हैं जो क्या कर रहे हैं? अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स हाउएवर आर अटेम्प्टिंग टू रीच द अर्बन पुअर। हालांकि इसी इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे भी जो नई जनरेशन आ गई है, अब वो प्रयास कर रही है, अर्बन पुअर को भी अप्रोच कर रही है, उनके पास भी जा रही है। तो बी तो हो गया आपका सेकंड लास्ट। प्यारे बच्चों बचा कौन सा? बचा आपका भैया एफ।
ठीक है, ये हो गया आपका पैरा जंबल्स का क्वेश्चन। 6 सेंटेंसेस आपको दिए गए थे मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आपने बखूबी बहुत शानदार तरीके से अरेंज किया। मैं देख पा रहा हूं कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे बच्चों के आंसर सही भी जा रहे हैं। बिल्कुल भैया, बहुत सी बात। जिन बच्चों के आंसर 6 के 6 सही, भैया 6 के 6 सही करने वाले बच्चों के आंसर जिनके भी हैं, दे आर प्रेज वर्दी, दे आर कमेंडेबल। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया। मानता हूं ये क्वेश्चन आपका सोशल बेस्ड था, बट इतना भी इजी नहीं था। और मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे जो कभी डरा करते थे, आज वो ही सारे आंसर सही कर रहे हैं। और यही होता है प्रैक्टिस का इंपैक्ट, यही होता है प्यारे बच्चों द पावर ऑफ प्रैक्टिस, द इंपैक्ट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है प्यारे बच्चों, सो बस भैया आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और आप मेरे सारे प्यारे बच्चों ने आज यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कशन किए, और इस तरीके से हम आज फिर आपसे विदा लेंगे और फिर से मुलाकात आप लोगों से भैया नेक्स्ट सेशन में आपसे होगी। प्यारे बच्चों, फिर से मुलाकात आपसे मंडे की होगी ठीक 11:30 पे। आप कहीं मत जाइएगा बिना किसी के बताए। आप फिर से एक बार एज यूजुअल 11:30 पे बिल्कुल आप बिल्कुल पंक्चुअल रहेंगे, आप प्रेजेंट रहेंगे, और हम फिर से आएंगे और फिर से देखेंगे भैया हम लोग उस दिन कुछ नए से क्वेश्चन को, बढ़िया से क्वेश्चन देखेंगे कि उस दिन आखिर कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। सो थैंक यू मेरे सारे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। और भैया खुश रहिए आप लोग ऐसे और आगे बढ़ते रहिए, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू क्लास, थैंक यू।